तो देखिए बेटा, हम यहाँ पे बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की। ये टॉपिक हमने पूरा कर लिया है, बस जस्ट मुझे यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी आपको और बतानी है। तो कल मैंने कई एग्जांपल से आपको समझा दिया है कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को 3 फैक्टर जो है उन्हीं पे डिपेंड करती है, रेजोनेंस इफेक्ट पे, हाइपर कॉन्जुगेशन पे और इंडक्टिव इफेक्ट पे। तो जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी है वो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है 3 डिग्री टर्शियरी, उससे कम होता है 2 डिग्री सेकेंडरी और सबसे कम होता है 1 डिग्री प्राइमरी। ये आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर है कार्बोकेटाइन का, ठीक है। और अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूं, और बेटा सबसे कम मिथाइल होगा, इस एमी का मतलब क्या होता है, मिथाइल। ये हमने कल कई एग्जांपल में कर लिया था। ये तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर हुआ। तो अब अगर मैं बात करूं रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोकेटाइन की, अब अगर हम यहाँ बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोकेटाइन की, तो जो कार्बोकेटाइन की रिएक्टिविटी है, मोस्ट रिएक्टिव कार्बोकेटाइन कौन सा है, तो मोस्ट रिएक्टिव कार्बोकेटाइन यहाँ पे है मिथाइल। ठीक है बेटा, अपोजिट ऑर्डर हो गया दोनों का, रिएक्टिविटी का ये ऑर्डर हो गया। मोस्ट रिएक्टिव मिथाइल हुआ, देन आपका 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, और लीस्ट रिएक्टिव यहाँ पे हुआ 3 डिग्री, क्योंकि जो आपका 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है ना वो मोस्ट स्टेबल है, और अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है तो उस कंपाउंड की रिएक्टिविटी है वो कम होगी। ठीक है, तो इसी के साथ बेटा आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है कार्बोकेटाइन का। तो अब इसके बाद मैं आज नया टॉपिक शुरू कर रही हूँ, और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कार्बो एनायन। आज हम आपको पढ़ाएंगे कार्ब एनायन। ठीक है, करें शुरू? चलिए शुरू करते हैं। ये रब कर देती हूँ। तो अब हम लोग टॉपिक करेंगे कार्ब एनायन का। ठीक है, कार्ब एनायन शुरू करते हैं बेटा। कार्ब एनायन का टॉपिक, जैसे कल हमने कार्बोकेटाइन पढ़ा था ना, सेम ऐसे आज हम कार्ब एनायन पढ़ेंगे। डिटो टॉपिक है एज इट इज, बस फैक्टर्स हमें यहाँ पे डिस्कस करने हैं, वो सब हम यहाँ पे आज करेंगे। तो शुरू करते हैं बेटा। कार्ब एनायन आज हम डिटेल में पूरा पढ़ लेते हैं। बेटा कार्बोकेटाइन में किसी को कोई डाउट है? नो। पक्का सबको समझ में आ गया? अच्छा, श्वेता बच्ची अब क्लास में लेती है, दिवाली में लेने लगी क्या क्लास? नो मैम, उसके घर पे फंक्शन चल रहे हैं। अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो कार्ब एनायन, अच्छा गर्ल्स में और सब है? फर्स्ट पॉइंट बेटा कार्ब एनायन के बारे में। कार्ब एनायन जो होती है इनकी भी शॉर्ट लाइफ होती है। कुछ एक पॉइंट कॉमन है, दे ऑल्सो हैव शॉर्ट लाइफ। ठीक है, और ये भी काम करते हैं इंटरमीडिएट का। दे ऑल्सो बिहेव एज इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब ये है कि ये भी डिसाइड करते हैं फाइनल प्रोडक्ट। दे ऑल्सो डिसाइड फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, इसके बाद बेटा थर्ड पॉइंट ये होगा, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कार्बन आयन। कार्बन एटम हैव 8 इलेक्ट्रॉन एंड नेगेटिव चार्ज। कार्बन एटम हैव 8 इलेक्ट्रॉन एंड नेगेटिव चार्ज, उसे हम बोलते हैं कार्ब एनायन। अब जो ये कार्ब एनायन होता है, इट इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। इट इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करेगा। इसका काम करेगा इलेक्ट्रॉन डोनर का, और अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनर होगा तो लेविस बेस का काम करेगा। इट बिहेव एज ए लेविस बेस। साथ में आप ये कहेंगे जो कार्ब एनायन आपका होता है, इट बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज कहाँ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज के पास जाएगा। पॉजिटिव चार्ज मतलब न्यूक्लियस के पास जाएगा। तो ये बिहेव करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल, मतलब कि ये न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। ये क्या है बेटा? न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज है। इट बिहेव एज अ न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। न्यूक्लियोफाइल की तरह ये काम करता है। न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज ये होता है, लेविस बेस का काम करेगा।
ठीक है, कल जैसे ही पॉइंट है बेटा, बस थोड़ा सा अपोजिट है। कार्ब कैटायन काम कर रहे थे इलेक्ट्रोफाइल का, ये काम करेंगे न्यूक्लियोफाइल का। वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज थे, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। कार्बोकैटायन में 6 इलेक्ट्रॉन था, पॉजिटिव चार्ज था। कार्ब एनायन में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और साथ में नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है ना। तो ये सब आपके डिफरेंस है कार्बोकैटायन के और कार्ब एनायन के। हाँ बेटा, मैं ये रब कर दूं? यस मैम। यस मैम। अब इसके बाद हम आगे करते हैं, कार्ब एनायन की प्रॉपर्टीज ही हम करेंगे। तो बॉयज बताओगे एक बार, आप लोगों में से कौन कौन क्लासमेट? अरविंद नहीं है, अरविंद के, सॉरी बेटा, अरविंद नहीं, सॉरी, वो अभिषेक नहीं है। और बताओगे बेटा, अभिषेक के अलावा तुम्हारी क्लास में? मैम ज्योति नहीं है। ज्योति नहीं है, ठीक है, गर्ल्स में ज्योति नहीं है। विपिन। विपिन तो बेटा नहीं रहता, उनके फोन वोन भी एक ही है उसके पापा के पास, बस मैंने की थी बात। फिर उसकी बहन की शादी भी अभी पता नहीं 8-10 को कब है। बस एक विपिन को छोड़ के बाकी सब है। हाँ भाई, विपिन को छोड़ के बाकी सभी है। दीपक। दीपक तो आ गया बेटा, अभी इसने एडमिट करवाया, वो तो उससे रिमूव हो गया होगा ना। दीपक तो है। चलो तो करें फिर आगे। साहिल भी नहीं है मैम एक। हाँ साहिल, ये मेडिकल वाला साहिल नहीं होगा ना। सोनिका भी नहीं है मैम। सोनिका नहीं है, अच्छा ठीक है बेटा, आज फोन करती हूँ सबके घर। चलिए देखिए, अब इसके बाद इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम करते हैं, जो कार्ब एनायन है। बेटा मैं 5 पॉइंट आपको लिखवा चुकी हूँ। 6th पॉइंट है, formed by heterolytic cleavage। formed by heterolytic cleavage किसका? ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। जो ये कार्ब एनायन है, ये बनता कैसे है? हेटेरोलाइटिक फिजन से बनता है, ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ये मैं आप लोगों को पहले समझा चुकी हूँ, होमोलाइटिक फिजन क्या होता है और हेटेरोलाइटिक फिजन क्या होता है। सो इट इज फॉर्म्ड बाय हेटेरोलाइटिक क्लीवेज, किसमें? कोवलेंट बॉन्ड में। ओके, तो अब इसका एग्जांपल आप लोग समझे बेटा, कैसे ये काम करता है, किस तरह से ये जनरेशन करवाता है, वो आप देखिए। तो मान लीजिए मैंने ये लिया CH3 CHO। ओके, अब कार्ब एनायन की जनरेशन कैसे होगी वो आप लोग देखिए। यहां मैंने OH नेगेटिव लिया, OH नेगेटिव। जो ये OH नेगेटिव है बच्चों, ये किसका काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल का, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव वाला कहां जाना चाहेगा? पॉजिटिव के पास। तो ये OH नेगेटिव यहाँ पे काम करवाएगा न्यूक्लियोफाइल का। तो बेटा अपने आप थोड़ी ना बनते हैं कार्बोकैटायन कार्ब एनायन, कोई ना कोई कंडीशन है तभी तो वो बनते हैं। तो ये कोई भी एक कंपाउंड था, इसके पास ये न्यूक्लियोफाइल आ गया OH नेगेटिव। तो जो ये OH नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इस OH नेगेटिव ने क्या किया? यहां से H पॉजिटिव आयन को निकाल लिया। बेटा इस OH नेगेटिव ने यहां से इस H को निकाल लिया, ठीक है। मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन H को दे रहा है, तो H क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? C को। H अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? C को। तो आप लोग देखिए बेटा, इससे क्या बना, तो आप देख पा रहे होंगे इससे क्या बनेगा? C। इस C पर बचे 2 H और आगे ये हुआ CHO। आगे ये क्या हुआ? CHO हुआ। साथ में क्या होगा? ये OH नेगेटिव और ये H पॉजिटिव, प्लस में निकल गया H2O। प्लस में क्या निकल गया? H2O। अब एक बार आप इस कार्बन की सोचो, इस कार्बन के पास से H तो निकल के गई, बट H अपना बॉन्ड कार्बन को देके गई है, तो इस कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन तो खुद का आ गया और एक इसको H का मिल गया। तो अब इस कार्बन पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, है ना। और कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लिया, तो कार्बन पे चार्ज कैसा आ गया? नेगेटिव आ गया। तो जो ये बना, ये कार्ब एनायन है, इसके पास टोटल 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और साथ में इस पे नेगेटिव चार्ज भी है। तो ये बेटा यहाँ पर किसकी जनरेशन हुई? ये यहाँ पे जनरेशन हुई कार्ब एनायन की। कर लोगे? बताओ बेटा। हाँ जी, हो जाएगा ना? यस मैम। आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है कार्ब एनायन का और कार्ब एनायन का?
चलिए अब इसके आगे हम करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन। इसके आगे हम यहाँ पे करेंगे इसकी क्लासिफिकेशन कि कार्बन आयन कितनी टाइप का होता है। आप लोग समझ जाएंगे 4 टाइप का होता है, मिथाइल कार्बन आयन, 1 डिग्री कार्बन आयन, 2 डिग्री कार्बन आयन और 3 डिग्री कार्बन आयन। आप सबको पता है बच्चों मिथाइल कार्बन आयन क्या होगा कि मिथाइल होता है CH3, इस C पे 2 इलेक्ट्रॉन और एक नेगेटिव चार्ज। ये बच्चों हो गया मिथाइल कार्बन आयन। 1 डिग्री में क्या होगा, जो कार्बन है इस पर एक R ग्रुप होगा, 2 H होंगे। R का मीनिंग मेरे ख्याल से सब समझते हैं, साथ में इस कार्बन पे 2 इलेक्ट्रॉन और एक नेगेटिव चार्ज। ये बच्चों 1 डिग्री हो गया। 2 डिग्री में क्या होगा, कार्बन एटम के पास 2 R ग्रुप आएंगे, वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी। एक H आएगा, कार्बन पे 2 इलेक्ट्रॉन और एक नेगेटिव चार्ज। और 3 डिग्री में क्या होगा, कार्बन एटम के पास 3 R ग्रुप आएंगे, 1 2 3, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन और एक नेगेटिव चार्ज। बेटा मुझे बताओ आपको ये डिफरेंस समझ में आ रहा है नहीं? जैसे कल कार्बोकेटाइन किया था ना, वैसे ही कार्बन आयन है। आर का मीनिंग तुम लोग समझते होंगे, आर का मतलब है एल्काइल ग्रुप, ठीक है ना। तो मिथाइल में तो सिर्फ कार्बन पे 3 H होते हैं, प्राइमरी में कार्बन में 1 R ग्रुप आ जाता है, सेकेंडरी में 2 R ग्रुप आ जाते हैं। ये दोनों R सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और टर्शियरी कार्बन आयन में 3 R ग्रुप आ जाते हैं, ठीक है, कर लोगे? हाँ भी बताओ, मुझे कोई डाउट है तो मैं इसको दोबारा पूरा बड़ा बड़ा करके दिखाऊं, या यहीं से समझ में आ रहा है, यहीं से नोट डाउन कर लोगे? यस मैम। हो जाएगा, चलो ठीक है। तो अब इसके आगे बच्चों यहीं पर इसकी ना स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी कर लेते हैं। अभी अभी मैंने तुम्हें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी करवाई थी, अब करवाती हूँ कार्बन आयन की स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। बच्चों मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन होता है मिथाइल। मिथाइल से कम होता है प्राइमरी, प्राइमरी से कम सेकेंडरी और सबसे कम टर्शियरी की स्टेबिलिटी है। और अगर मैं बात करूं रिएक्टिविटी की, तो मोस्ट रिएक्टिव कार्बन आयन होता है टर्शियरी। अगर आपने एक बात नोट की हो, ये जस्ट अपोजिट है कार्बोकेटाइन से। कार्बोकेटाइन में मोस्ट स्टेबल कौन सा होता है, टर्शियरी, लेकिन कार्ब एनायन में मोस्ट स्टेबल कौन है, मिथाइल है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस है दोनों में, कर लोगे? चलो तो अब इसमें हम इफेक्ट करना शुरू करें। कल की तरह बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, आपको उनका कंपैरिजन करना होगा। इसमें भी 2-3 फैक्टर काम करेंगे, रेजोनेंस भी काम करेगी, हाइपर कॉन्जुगेशन भी काम करेगी और इंडक्टिव इफेक्ट भी काम करेगा। फर्स्ट एग्जांपल हम करते हैं। हाँ जी बेटा, देखिए कार्ब एनायन है, मैं इसकी स्टेबिलिटी की बात अब करूंगी। पहला फैक्टर मैं करवा रही हूँ ऑन द बेस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ऑन द बेस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। देखिए बेटा इंडक्टिव इफेक्ट आपको पता है 2 तरह का होता है, प्लस आई और माइनस आई। प्लस आई आता है जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़े, और माइनस आई आता है जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े। ओके, तो अब इन दोनों का क्या डिफरेंस है वो आप देखो। बेटा गौरव आपने कई दिन में क्लास ली है, पीछे की सारी वीडियो देख लेना, टॉपिक तभी समझ में आएगा। इंडक्टिव इफेक्ट, सबसे पहला देखो सी, और सी एटम के पास ये तीनों H है, इस कार्बन पे 2 इलेक्ट्रॉन और एक नेगेटिव चार्ज। बच्चों ये मिथाइल है, सबको पता है, ये मिथाइल कार्बन आयन है। नेक्स्ट देखिए, अब मैंने ये बनाया CH, यहाँ पे एक CH3, यहाँ एक H, इसी पे 2 इलेक्ट्रॉन और एक नेगेटिव चार्ज। ये बच्चों 1 डिग्री कार्बन आयन है। सेकंड देखो ये C पर एक H है और 2 जगह आ गया CH3, 2 इलेक्ट्रॉन और एक नेगेटिव चार्ज। ये 2 डिग्री कार्बन आयन है। और सबसे लास्ट में मैंने क्या किया, C पर तीनों CH3 लगा दिए, C पर तीनों जगह क्या लगा दिए, CH3, 2 इलेक्ट्रॉन और एक नेगेटिव चार्ज। ये 3 डिग्री कार्बन आयन है, ठीक है, हो गया? बताओ बेटा। तो अब इन चारों में से मोस्ट रिएक्टिव कार्बन आयन कौन सा है? हम रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी की बात करते हैं। मोस्ट रिएक्टिव कार्बन आयन कौन सा होगा? बेटा जो कार्बन एनायन है ये इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं,
इनका जो ये कार्बन एटम है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जो जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो आप लोग समझने की कोशिश करें, आपको इसमें अरेंज करना है इसका रिएक्टिविटी का ऑर्डर और इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर। हाँ बेटा, आप लोग मुझे ये बताओ, तुम्हें ये इतना समझ में आया मिथाइल प्राइमरी 1 डिग्री 2 डिग्री कैसे है, ये बोलो। यस मैम। चलो अब इसमें बेटा ये देखिए आप, सबसे पहले इसमें इस कार्बन पे तीनों H एटम ही जुड़े हुए थे, है ना। इस एग्जांपल में क्या है, कार्बन एटम पे 2 H आ गए और एक मिथाइल आ गया, एक क्या आ गया, मिथाइल। तो इससे अगले एग्जांपल में 2 मिथाइल आ गए और इससे अगले एग्जांपल में 3 मिथाइल आ गए। ओके, और आप लोगों को पता है मिथाइल कैसा ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। बेटा मिथाइल कैसा ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। प्लस आई इफेक्ट ये शो करता है, ये कौन सा इफेक्ट शो करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, ठीक है ना। प्लस आई इफेक्ट होगा, मिथाइल ग्रुप इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होगा। तो मिथाइल ग्रुप क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तब मिथाइल ग्रुप क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो बताओ ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करेगा, बोलो बेटा। हाँ भाई बोलो बेटा, जिससे ये जुड़ा हुआ है। तो आप बताओ ये मिथाइल किससे जुड़ रहा है, इस कार्बन से जुड़ रहा है। यहाँ 2 मिथाइल जुड़ रहे हैं इस कार्बन से और यहाँ 3 मिथाइल जुड़ रहे हैं इस कार्बन से। तो होगा क्या, वो आप देखिए बेटा। इस केस में एक मिथाइल ग्रुप है, इसका तो एक ही काम है, ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करना शुरू कर देता है। तो इस मिथाइल ने इस कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, यहाँ पर ये मिथाइल भी कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे दिया और ये भी दे दिया, और यहाँ पर ये तीनों मिथाइल अपने इलेक्ट्रॉन दे दिया। ऐसा ही है बेटा। आपको ये एरो समझ में आई, मैंने इस तरफ ही क्यों लगाई, बोलो बोलो बेटा। हाँ जी, समझ में आ रहा है बेटा आपको। यस मैम। अच्छा ये बताओ बेटा, इन तीनों में से ये 4 मैंने एग्जाम्पल लिख रखे हैं, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किस कार्बन आयन पे आएंगे। टर्सरी। हाँ बेटा, टर्शरी। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन आयन पे आएंगे। क्यों, इसको 3 जगह से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, है ना। तो इसमें जो बीच वाला कार्बन है इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हुई। अगर मैं इन चारों का कंपटीशन करवा दूं तो इन चारों में सबसे जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा, इन चारों में सबसे जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेशन कौन करवाएगा, बोलो। टर्शरी। टर्शरी। अब बेटा जो जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं मतलब उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है या कम, ज्यादा है मैम। जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उसकी टेंडेंसी भी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। जो जितनी जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतनी ही उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, उतनी ही उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो इन सभी में से मोस्ट रिएक्टिव कार्बन आयन कौन सा हुआ, टर्शरी। कौन सा हुआ बेटा, टर्शरी। समझ गए, बताओ पक्का। यस अब टर्शरी है ना मोस्ट रिएक्टिव हुआ, तो ये स्टेबल सबसे कम हुआ। ऐसा ही होता है ना, स्टेबिलिटी अपोज करती है रिएक्टिविटी को। बताओ। यस मैम। तो पक्का समझ में आ गई, तुम्हें ये चीज कर लोगे ना। तो यहाँ पर टर्शरी मोस्ट रिएक्टिव है तो लीस्ट स्टेबल है। टर्शरी मोस्ट रिएक्टिव है, इट मींस ये लीस्ट स्टेबल है। कर लोगे, ऐसे करना है बच्चों, हो जाएगा ना। रब कर दूं मैं इसको, यस मैम। ठीक है। यस मैम। ओके। तो अब तुम्हें ना इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे 1-2 क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ, उनके आंसर दे रहे बच्चों, ठीक है। देखिए हाँ, ये आपका एग्जाम्पल है CH3 CH2 नेगेटिव, और एक मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बच्चों CH2 Cl CH2 नेगेटिव, और एक मैंने लिखा CH2 NO2 CH2 नेगेटिव। बच्चों ये 3 मैंने यहाँ पे कार्बन आयन लिखे, आपको ये बताना है इन तीनों में मोस्ट रिएक्टिव कार्बन आयन कौन सा होगा।
मोस्ट रिएक्टिव कार्बन है, सोच समझ के आंसर देना। इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, इफेक्ट इसमें कौन सा लग रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, एक में प्लस आई और एक में माइनस आई, ठीक है। तो आपको बताना है कहां प्लस आई और कहां माइनस आई। मैंने आप लोगों को पूरी सीरीज लिखवाई थी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की, बताओ। यस मैम। लिखवाई थी ना, मैंने आपको पूरी सीरीज लिखवाई थी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की। तो उसी के बेस पे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ओके, कैसे होगा वो आप देखिए बेटा। यहां बच्चों मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, ठीक है। यहां क्या हुआ बेटा बताओ, इस कार्बन पे एक Cl जुड़ गया, इस कार्बन पे एक क्या जुड़ गया, Cl, ये बेटा ये चीज है ना CH2, और इस कार्बन पे ये क्या जुड़ गया, Cl। बच्चों Cl कैसा ग्रुप है, विड्रॉइंग। Cl कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। और बताओ नेक्स्ट में, यहां इस कार्बन पे क्या जुड़ गया, NO2, यहां भी क्या आ गया, NO2। तो अब बताओ इसमें क्या आएगा, ये CH2, NO2 भी मैम विड्रॉइंग है। हाँ बेटा, और NO2 भी कैसा ग्रुप है बच्चों, विड्रॉइंग। 3 एग्जांपल मैंने लिखे हैं। विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करते हैं, प्लस आई की माइनस आई, माइनस आई। माइनस आई। और रिलीजिंग करता है प्लस आई। बेटा रिलीजिंग ग्रुप का तो एक ही काम है, ये जहां भी जुड़ गया वहीं इसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने शुरू कर दिए। तो ये मिथाइल इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन विड्रॉइंग ग्रुप अपनी साइड इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो आप बताओ ये क्लोरीन किससे इलेक्ट्रॉन मांगेगा, बेटा ये क्लोरीन किससे इलेक्ट्रॉन मांगेगा, इस कार्बन से। तो इस कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिए, क्लोरीन को दे दिए। हाँ भाई सही कह रही हूं, बोलो। यस मैम। फिर अब ये कार्बन किससे मांगेगा, अपने से नेक्स्ट कार्बन से। यहां भी NO2 अपने साइड इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, अब NO2 ने इस कार्बन से मांग लिए, तो इस कार्बन ने इस कार्बन से ले लिए। तो इन दोनों केस में कार्बन एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हुई, क्या डिक्रीज हुई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। लेकिन इस वाले केस में क्या हुआ बताओ, यहां पर इंक्रीज हुई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या ऐसा ही है, इस कार्बन आयन पे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं और इन कार्बन आयन पे इलेक्ट्रॉन घट रहे हैं, हुआ ऐसा, बोलो भाई। अब आप बताओ ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, अब कौन सा कार्बन आयन जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट, फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला। जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी ना, उसकी टेंडेंसी भी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की। तो इस वाले कार्बन की टेंडेंसी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, ठीक है ना, हो गया, बताओ। तो मोस्ट रिएक्टिव कार्बोकैटायन ये हुआ। बेटा मैं इसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर दिखवा रही हूँ, एग्जाम में स्टेबिलिटी का भी आ सकता है, वो उल्टा हो जाएगा। तो मोस्ट रिएक्टिव तो ये हुआ। अब बताओ बच्चों सेकंड नंबर पे ये आएगा या ये, Cl वाला आएगा मैम। हाँ बच्चों विड्रॉइंग ग्रुप देखना पड़ेगा। ये NO2 ज्यादा स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप है एज कंपेयर टू Cl, मतलब NO2 की ताकत ज्यादा है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की। तो ये इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा कम कर देगा, है ना। और Cl की टेंडेंसी कम है इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींचने की, Cl की टेंडेंसी कम है और NO2 की टेंडेंसी ज्यादा है अपने साइड इलेक्ट्रॉन को खींचने की, समझ गए ना। तो अब बताओ इस केस में क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे कम हो गया, इस वाले पे, बोलो। NO2 पे कम। हाँ जी NO2 वाले पे। तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम हुई, मतलब इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हुई। तो फर्स्ट नंबर पे ये आया, सेकंड पे ये आया और थर्ड पे ये आया। क्वेश्चन समझ में आ गया, हाँ भाई आ गया ना। चलो तो अब मैं यहाँ पे एक आपका कंक्लूजन लिख रही हूं। कंक्लूजन ये आएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। बेटा विड्रॉइंग ग्रुप कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है, ठीक है ना, समझ गए? हाँ भाई, ये पॉइंट समझ में आया तुम्हें? और दूसरा लिख लो, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है वो डिक्रीज कर देता है, डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन, ठीक है। तो भाई रिलीजिंग ग्रुप तो स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है और विड्रॉइंग ग्रुप है वो कम कर देता है, ओके। इस तरीके से आपको ये करना है। आया समझ में? बोलो बेटा। यस मैम। चलो ठीक है, कर लोगे ना। अब अगला एग्जांपल समझाऊं? नेक्स्ट एग्जांपल है, ये रब कर दो नीचे का, ये चलो मैं ये रब कर देती हूँ और इससे आगे का देखो बच्चों। अगला अब मैं तुम्हें समझा रही हूँ, रेजोनेंस इफेक्ट से मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। रेजोनेंस इफेक्ट दो एग्जांपल में लिख रही हूँ। पहला एग्जांपल मैंने ये लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव, और दूसरा एग्जांपल मैंने ये लिखा CH2 डबल बॉन्ड C नेगेटिव। बेटा इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा है? पहले मैं आपको बता दूं, जो बच्चों ऊपर वाला है ये अलाइल कार्बन है। डबल बॉन्ड वाले कार्बन का नेक्स्ट कार्बन क्या होता है? अलाइल। ये तो बच्चों अलाइल कार्बन आयन है, अलाइल कार्बन आयन। और नीचे वाला क्या है बोलो? विनाइल। बेटा इसमें ना एक H और आएगा, सॉरी मैंने H नहीं लगाया, एक H भी आएगा बच्चों। ये विनाइल है, शाबाश बेटा, ये विनाइल कार्बन आयन है। अब आपको ये बताना है इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है। क्वेश्चन आपका क्या है? विच इज मोर स्टेबल? बच्चों बताओ, ज्यादा स्टेबल ए होगा या बी होगा? विच वन इज मोर स्टेबल? ए मैम। बोलो ए, शाबाश बेटा। एक्सप्लेन करो क्यों? एक्सप्लेन तो करो, देखो मैंने आपको हिंट दे रखा है। कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा है। हाँ मनी बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा है, वेरी गुड। चलो आपने पहला रीजन बिल्कुल ठीक पकड़ा, कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा है। इसमें कोवेलेंट बॉन्ड 3 है, इसमें 2 ही है ना। वैसे टोटल गिनोगे तो भी टोटल इसमें ज्यादा होंगे, इसमें कम होंगे। अच्छा इसके अलावा रेजोनेंस किसमें होगा? किसमें कॉन्जुगेशन है? फर्स्ट वाले में पाई सिग्मा नेगेटिव। पाई सिग्मा नेगेटिव। क्या सेकंड में कॉन्जुगेशन है? नहीं है। सेकंड वाले में तो कोई कॉन्जुगेशन ही नहीं है, नो कॉन्जुगेशन। अगर कॉन्जुगेशन ही नहीं है तो ये रेजोनेंस ही नहीं करेगा। रेजोनेंस नहीं करेगा तो ये कम स्टेबल रहेगा, और स्टेबल कम रहेगा तो रिएक्टिव ज्यादा रहेगा। हो गया। अब ये बताओ, इसमें कॉन्जुगेशन है पाई सिग्मा नेगेटिव। अब इस कार्बन पे 2 इलेक्ट्रॉन भी तो है ना। अब बताओ इसमें कॉन्जुगेशन क्या होगी? ये इन 2 इलेक्ट्रॉन से यहाँ बॉन्ड बनाएगा और ये वाला फिर यहाँ चला जाएगा। तो आप बताओ बेटा क्या बना? ये बनेगा बच्चों, देखो CH2, ये डबल बॉन्ड सिंगल हो गया और ये सिंगल बॉन्ड डबल हो गया, और अब की बार इस कार्बन पे क्या पहुंच गया? नेगेटिव चार्ज। बेटा जितनी ज्यादा बार रेजोनेंस हो जाता है ना, उतनी कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, उतनी ही कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, ए या बी? ए, शाबाश। ये तो बेटा स्टेबिलिटी का ऑर्डर हुआ कि ए की स्टेबिलिटी ज्यादा है बी से। और अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूंगी तो ज्यादा होगा मैम। हाँ जी, मतलब बी की टेंडेंसी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की एज कंपेयर टू ए। हो जाएगा?
कर लोगे? यस चलिए मैम। मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल देती हूँ बेटा, और अगला एग्जांपल ये ऊपर का रब कर दूं। दोनों को ना कंपेयर करके पढ़ना बेटा, तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। आप मुझे नाम बता सकते हो, इसका क्या नाम होगा? शाबाश। कार्बेनाइल तो ये है ही, इसका नाम क्या होगा? ये बच्चों बेंजाइल है। क्या है बोलो? ये बेंजाइल है ना। बेंजीन पे CH2 क्या होता है? बेंजाइल। तो ये बेंजाइल कार्बेनाइल है। इट इज बेंजाइल कार्बेनाइल। अब ये बताओ इसमें कॉन्जुगेशन है या नहीं? बोलो। है मैम। चलो इसकी ना पूरी कॉन्जुगेशन करते हैं। इसमें पाई सिग्मा नेगेटिव भी है, पाई सिग्मा लोन पेयर भी है। पाई सिग्मा नेगेटिव कर दे शुरू। एक बार दोबारा कॉन्जुगेशन पढ़ाती हूँ थोड़ा सा। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बनाएंगे, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। क्लास ओवर हो जाए तो आप इसको पूरा करके रखना अगली क्लास में, ठीक है? अब ये U आएगा, ये बॉन्ड यू का यू, ये बॉन्ड यू का यू, यहाँ बॉन्ड डबल हो गया, यहाँ CH2। और बच्चों इस वाले कार्बन पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और एक नेगेटिव चार्ज हो गया। फिर से कॉन्जुगेशन आ गई, पाई सिग्मा लोन पेयर। अब ये लोन पेयर यहाँ बॉन्ड बनाएंगे, तो ये वाला यहाँ शिफ्ट होगा, ठीक है? तो अब अगली स्टेप में क्या होगा बेटा? अगली स्टेप में ये हो जाएगा डबल बॉन्ड CH2, यहाँ एक नया बॉन्ड बन गया। ये बॉन्ड अभी यू का यू है, और कार्बन नंबर 4 पे अब 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और एक नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इस स्टेप में इन 2 इलेक्ट्रॉन से यहाँ बॉन्ड बनेगा, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है ना? तो अब बताओ फोर्थ स्टेप में क्या बन गया? ये बॉन्ड यहाँ यू का यू है, ये डबल बॉन्ड CH2, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ। और अब बताओ यहाँ पर ये 2 क्या आ गए? इलेक्ट्रॉन। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बनाएंगे, ये वापस चला जाएगा, ठीक है? तो लास्ट स्टेप बेटा क्या हुई आप लोग देखो, ये 2 बॉन्ड तो पहले आ चुके हैं, इन 2 से एक बॉन्ड और बन गया,